नमस्कार मित्रों, हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के नए एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। आज हम जो डिस्कशन का एक मुद्दा उठा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, जिसको कहते हैं डिसलिपिडीमिया, या आप ये मानिए कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट में ब्लॉकेज के लिए, हार्ट अटैक के लिए। तो हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना खतरनाक है और क्या इसके लिए हमारे पास उपचार हैं और कौन सी दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्या हैं और ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट है आपके हार्ट से रिलेटेड जो मॉर्टलिटी है या मृत्यु दर है उसको कम करने में। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। आपने हमेशा देखा होगा कि डॉक्टर्स लिपिड प्रोफाइल आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से हृदय की धमनियों पे या तमाम धमनियों में किसी भी ब्लड वेसल्स पे एक चिकनापन जमता है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल लेवल अगर ज़्यादा होगा तो चांसेस होंगे कि आपको हार्ट की डिजीज कम होगी। इसी तरह से एक ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, और ट्राइग्लिसराइड्स अगर 500 से ज़्यादा है तो चांसेस पैनक्रेटाइटिस के होने की संभावना बढ़ जाती है, और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल पे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई है। देखिए, फ्रेमिंगम स्टडी बहुत पुरानी स्टडी है, उसी में ये पाया गया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए, और जो लेवल है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का वो 100 से नीचे होना चाहिए। और अगर ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं, आप डायबिटिक हैं या आपकी पहले स्टेंट्स लग चुका है या किसी तरह का आपको इवेंट हार्ट से रिलेटेड कोई इवेंट हुई है, हार्ट अटैक हुआ है या अनस्टेबल एंजाइना हुआ है, तो बेहतर होता है कि आप बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 70 से नीचे रखें, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आप किस तरीके से अपना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो है कि ठीक है, आप एक्सोजीनस कोलेस्ट्रॉल जो आप खाना खाते हैं, जो जिस तरह का आपका फूड हैबिट्स होता है, जैसे जंक फूड्स हैं, बटर है, और बहुत सारे जो इंडियन स्नैक्स हैं जैसे समोसे हैं, छोले भटूरे हैं, इन सब में सैचुरेटेड फैट बहुत हाई रहता है, ट्रांस फैट्स बहुत हाई रहते हैं। तो इन चीज़ों पे अवॉइड करना है। डैश एक डाइट प्लान था, उसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, इवन जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है डैश में जो इंक्लूड हुए हैं उसमें पोल्ट्री है, फिश है, इस तरह की चीज़ें जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती हैं। तो एक तो डाइटरी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप एक्सोजिनस इनटेक को कम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, रोज़ आप 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, तो भी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करेगा। बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उस दवा के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कहिए कि 21st सेंचुरी का सबसे फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स 8 स्टैटिन्स जो हैं वो FDA ने अप्रूव कर रखा है। उसमें से जो है मैक्सिमम स्टैटिन्स हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है, जैसे उदाहरण के तौर पे टोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, लोवास्टैटिन, इस तरह की जो दवाइयां हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसका जो कहिए कि खोज जो हुआ था, ये एक जापानीज माइक्रोबायोलॉजिस्ट था एकिरा इंडो। उसने देखा कि कल्चर मीडिया में जब ये हम डालते हैं तो यहाँ पे इसका इफेक्ट ऐसा आ रहा है कि ये एक एंजाइम होती है, कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसिस होती है वो जेनेटिकली होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप खाने पीने में बहुत कंट्रोल करने के बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, क्योंकि अधिकांश जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। और इसकी रेट लिमिटिंग जो एंजाइम है उसको हम लोग बोलते हैं HMG कोए रिडक्टेस। ये जो एंजाइम्स है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की, तो इसका इनिबिशन करता है स्टैटिन्स। तो जब शुरू में आया कॉम्पैक्टिन के नाम से, उसके बाद से तरह तरह के नेचुरल और सेमी सिंथेटिक स्टैटिन्स आए, और आज जो है सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ये ड्रग है
जिसको स्टैटिन्स कहते हैं। बट स्टैटिन्स डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया और इसके बाद जो है इन्होंने कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया कि आपके धमनियों में अगर परत दमी हुई है वसा की, वो भी अगर आप रोजुवास्टैटिन आप लंबे समय तक लेते हैं, एक इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड से हम लोग प्लाक देखते हैं कि वो चिकनापन की कितनी थिकनिंग थी, तो वो भी देखा गया कि स्टैटिन खाने के बाद कम हो जाती है। और अगर प्लाक अनस्टेबल है, देखिए जो भी होता है हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना, वो अनस्टेबल प्लाक के रप्चर होने से होता है, तो उसको ये स्टेबलाइज करता है, उसका लिपिड कंटेंट कम करता है। इसलिए स्टैटिन एक वंडरफुल ड्रग है। बट बहुत बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जब वो स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा लेते हैं तो उनको मसल एक बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में पेन होती है, हेडेक होता है, बहुत तरह के स्किन रैशेस होते हैं, लीवर का जो एंजाइम्स है खास करके SGOT और SGPT बढ़ा रहता है। तो इन साइड इफेक्ट्स के अगर हम मान भी लें और ऐसा होता भी है, तो कुछ स्टैटिन्स हैं जिसमें कि मसल्स पेन बहुत कम होते हैं, जैसे पिटावास्टैटिन। जो लोग नॉर्मल स्टैटिन्स नहीं टॉलरेट कर पाते हैं उनको हम लोग पिटावास्टैटिन देते हैं, उसमें मसल्स पेन वगैरह कम होता है। एक नई स्टडी आई थी, उसमें देखा गया था कि 2 मरीजों को, एक को स्टैटिन दिया गया, दूसरे को स्टैटिन के सिमिलर ही टैबलेट का प्लेसिबो बोलते हैं, देखने में वो टैबलेट सेम थे। तो 90% केसेस में ये देखा गया कि जो मसल में जो पेन था वो स्टैटिन के वजह नहीं था। तो मुझे लगता है कि ओवर कंप्लेन भी होता है, बट निश्चित तौर पे माइल्डिया और एक्सट्रीम केसेस में रैप्डोमायोलिसिस ऐसा साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी है इस ड्रग की। लेकिन जो भी अभी अवेलेबल हैं टोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये सेफ हैं। और अगर हम साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट दोनों को कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साइड इफेक्ट्स जो है समझिए नगण्य हैं, जितना फ़ायदा ये पहुंचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, जितना ये आपको कार्डियोवैस्कुलर इवेंट से बचाता है, स्ट्रोक से बचाता है, उसके अपेक्षा में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। इसलिए जिनको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उनको अपने फिजिशियंस गाइडेड अपने डोज को निश्चित करना चाहिए और स्टैटिन लेना चाहिए। आप अचानक अगर स्टैटिन खा रहे हैं और छोड़ेंगे तो ये एंजाइम्स का जो सप्रेशन है वो रिबाउंड करता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता है। स्टैटिन के अलावा कई और ड्रग हैं, जैसे एस्टिमाइब है, बेल्पेडोइक एसिड से। जो लोग स्टैटिन बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर पाते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो उन सब दवाइयों को दिया जा सकता है। दूसरी चीज कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी प्लस ड्रग, तीनों को आपको इस्तेमाल करना है। आप ये सोचिएगा कि सिर्फ ड्रग से रेगुलेट करना है तो ये थोड़ा सा संभव होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेनिफिट एक लाइफस्टाइल चेंजेस और साथ में ड्रग्स का होगा वो निश्चित तौर पे फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह के हार्ट अटैक को और किसी तरह के हार्ट से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं या जिस तरह से हार्ट फेल्यूर है या एट्रियल फिब्रिलेशन है, इस तरह के इवेंट्स को भी देखा गया है कि स्टैटिन्स कम करता है। स्टैटिन्स समझिए एक वंडर ड्रग है, इसमें प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स होते हैं, एंडोथेलियम को स्टेबलाइज करता है, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो अल्टीमेटली जो है हार्ट डिजीज के इंसिडेंस को कम करते हैं। खास करके जो हमारे मित्र डायबिटिक हैं उनको मैं बता दूं कि डायबिटिक्स जो हैं, जिनको डायबिटीज है या शुगर की बीमारी है, उनको हम लोग मान के चलते हैं कि ये हार्ट अटैक वाली बीमारी है या हार्ट से संबंधित, या कहिए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इक्विवेलेंट बोलते हैं। मतलब आपको डायबिटीज है, इसका मतलब आपको हार्ट डिजीज है। और एवरी डायबिटीज को, हर डायबिटीज के पेशेंट्स को स्टैटिन्स लेना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतर देखा गया है कि जो हार्ट से रिलेटेड डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो शुगर से रिलेटेड कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। इसलिए मेरा एक एडवाइस है कि हर डायबिटिक पेशेंट्स को, जिनको भी डायबिटीज है, वो स्टैटिन्स जरूर लें। थैंक यू।